ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा एलटी ग्रेड और क्लास की टाइम 4:30 बजे है बच्चे। ठीक है जी। सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पोल साइंस, ठीक है। और आपका जो एजुकेटर है वो है दिग्विजय, जो आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, चलिए। ठीक है। और आज हम बात करेंगे संवैधानिक विकास के बारे में। संवैधानिक विकास, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। संवैधानिक विकास शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना हो। ये क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल आप सभी लोग आ जाइए, आपका स्वागत है। हाँ, सभी की चैट मेरे पास पहुंच पा रही है। चलिए। अमरदीप जी कह रहे हैं हेलो सर, हम और हमारी धर्मपत्नी जी एक बार फिर से आ गए हैं आपके साथ राजनीति विज्ञान में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भाई जी। ज्योग्राफी की क्लास लास्ट के 3 दिन आएगी आपकी, ठीक है ना। शुरुआत के 3 दिन पॉल साइंस और लास्ट के 3 दिन जो है आपकी ज्योग्राफी की क्लास, ठीक है जी। ठीक है, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। संवैधानिक विकास, ठीक है, ये है क्या। ठीक है, इसको एक बार हम बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना, कि भैया ये टॉपिक आखिर है क्या संवैधानिक विकास। देखिए, 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। वो हेक्टर नामक पानी के जहाज से भारत में आता है। वह इंग्लैंड से भारत आया और भारत आने के बाद वो आगरा गया, जहांगीर से मिलता है और जहांगीर से मिन्नतें करता है कि उसे एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी जाए सूरत में। ठीक है, उस समय गुजरात मुगल साम्राज्य के अंतर्गत होता था। तो जहांगीर से एक काफी देर बातचीत करता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंग्रेज है, एक पूरा एकदम गोरा, लेकिन ये जहांगीर से फारसी में बात करता है और जहांगीर फारसी का बहुत बड़ा विद्वान था। जहांगीर फारसी को बहुत पसंद करता था। जब इसने जहांगीर से फारसी में बात की तो जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ इससे। जहांगीर ने इसको 400 जात का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि तो दे दी और इससे ये भी कह दिया कि तुम आगरा में बस सकते हो, आगरा में रह सकते हो, तुम्हारे रहने का प्रबंध भी करा दिया जाएगा। लेकिन इसको सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत नहीं दी। ठीक है, ये जो व्यक्ति है कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, ये आया था भारत तो एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दूत बनकर आया था, एक नुमाइंदा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहाफ पर भारत में सूरत में अपनी फैक्ट्री और कोठी खोलने की इजाजत लेने के लिए आया था, लेकिन उसको इजाजत नहीं मिली फाइनली। इससे पहले भारत में 2 और कंपनियां आ चुकी हैं। एक पुर्तगाल कंपनी, ठीक है, वो आप मॉडर्न में पढ़ेंगे, और दूसरी जो है वो डच कंपनी। देखिए, पोर्तुगीज कंपनी, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि एक नए समुद्री मार्ग से भारत आने की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो 1498 में भारत पहुंचा था, कालीकट में उतरा था और कालीकट के शासक जमोरिन ने उसका बड़ा स्वागत किया था। फिर वो दोबारा से फिर से 1501 1502 में भारत आता है और कोचीन में, कालीकट में नहीं बल्कि कोचीन में अपनी फैक्ट्री डाल लेता है, जहां से कि वह भारत के साथ व्यापार कर सके। ठीक है, एक स्थान, एक अपना क्वार्टर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक अपना, ठीक है, मुख्यालय बनाए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, हर एक ब्रिटिश कंपनी हो या फिर कोई भी और दूसरी विदेशी व्यापारिक कंपनी हो, ठीक है, जहां से वे भारत के साथ व्यापार करते हैं, वो अपने यहाँ के माल को, ठीक है, वहां पर रखते हैं, गोडाउन उसे कहते हैं। और भारत से, ठीक है, जो उन्होंने विभिन्न बाजारों से माल खरीदा है उसको वो यूरोप में जाकर बेचते थे। और यूरोपीय मार्केट में कई ऐसी भारतीय वस्तुएं थी जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ही ज्यादा मांग थी। तो इसी क्रम में, ठीक है ना, वो वास्को डी गामा 1502 में एक कंपनी की स्थापना करता है, ठीक है, पोर्तुगीज कंपनी की। और उसके 100 साल बाद
एक दूसरी कंपनी, एक दूसरी यूरोपीय कंपनी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आती है, और वो डच कंपनी थी 1602 में। फिर उसके 5-6 साल बाद ये अंग्रेज आ जाते हैं। लेकिन इन सभी कंपनियों में फिर 1664 में आपकी एक और कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए अपना कदम रखेगी, जिसका नाम होगा फ्रांसीसी कंपनी। इसी बीच बीच में 1616 ईस्वी में एक डेनिश कंपनी जो कि डेनमार्क की थी, वो भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई थी। तो कुल मिलाकर ये बहुत सारी कंपनियां जो भारत के साथ व्यापार कर रही हैं, देखिए इनका उद्देश्य है कि भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय मार्केट में जाकर बेचना, यूरोपीय वस्तुओं को भारतीय मार्केट में बेचना, ठीक है। और इसके लिए वो अच्छा खासा मुनाफा कमाती हैं, खूब सारा मुनाफा कमाती हैं, उन्हें ढेर सारा फायदा भी होता है इससे। लेकिन इन सभी कंपनियों में जो सबसे चिरस्थायी कंपनी रही, जिसने एक बहुत लंबे समय तक न केवल भारत के साथ व्यापार किया बल्कि भारत पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया, जो व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में रूपांतरित हो गई, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चे उसका? ब्रिटिश होता है कि हमारे संविधान के लागू होने से पहले, ठीक है, भारतीय संविधान के लागू होने से पहले जो भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र जहां पर अंग्रेजों का शासन था, वह किन नियम कानूनों के आधार पर चलाया जाता था, हम उन नियमों और कानूनों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा को 2 भागों में बांटते हैं। हम भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा को बेटा 2 भागों में बांटते हैं। देखिए, एक तो होता है, देखिए, जिसको हम कहते हैं कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और दूसरा है जिसको बोलते हैं क्राउन का शासन। एक कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन, ठीक है बच्चे। कंपनी के शासन के अंतर्गत सन 1757 से आप कह सकते हैं 1857 तक, ठीक है, और क्राउन के शासन के अंतर्गत 1857 से 1858 से 1947 तक। ये आपको समझना है। अब देखो, मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा, आप सब लोग चुपचाप सुनते रहना, ठीक है ना। और जब मैं पूरा आपको सुना दूंगा, फिर मैं आपको वो चीज लिखवा दूंगा, और अगर आपको क्लास में याद हो गई तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको वो दिखा दूंगा। लेकिन बात समझना हुआ क्या, अभी मैंने एक, देखिए, स्टोरी आपको बताई बैकग्राउंड में कि एक व्यक्ति जिसका नाम हॉकिंस था, वह जहांगीर के दरबार में कंपनी या फैक्ट्री खोलने की आधिकारिक इजाजत लेने के लिए आता है। जहांगीर उसको इजाजत तो नहीं देता, ठीक है, लेकिन उसको 400 जात का मनसब, एक था थी एक, ठीक है, मनसबदारी की व्यवस्था थी, तो 400 जात का मनसब और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। कुल मिलाकर मैं बहुत ज्यादा इससे खुश नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो जिस उद्देश्य के लिए आया था उस उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। इससे पहले 2 व्यापारिक कंपनियां भारत में सक्सेसफुली व्यापार कर रही हैं, ठीक है, एक जो सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी, पुर्तगाली, और दूसरा डच, ठीक है, और अंग्रेजों के बाद फिर फ्रांसीसी भारत में आए। कुल मिलाकर, ठीक है, शुरुआत में ये व्यापारिक कंपनियां थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चे व्यापार करते करते ये भारत के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप भी करने लगे। देखो, एक्चुअली है क्या कि ये व्यापारिक कंपनियां हैं, तो ये अपने साथ जो है ना कुछ सैनिक भी रखती थी, अपने साथ कुछ सेनाएं भी रखती थी, क्योंकि अगर इनके काफिले पर किसी ने हमला कर दिया, इनको, इनके माल को लूटने का किसी ने प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, ये अपने सैनिकों की मदद से अपने माल की, ठीक है, अपने सामान की और अपने व्यापार की रक्षा कर सके। तो सबके पास, ठीक है, सबके पास अपने, ठीक है, सैनिक वगैरह थे। तो कई बार ऐसा होता था कि ये तो, ठीक है, व्यापार के सिलसिले में आपस में भी उलझ जाते थे। देखिए, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ लगातार युद्ध कर रही है, जैसे 1759 का बेदरा का युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, है ना। तो कई बार ये आपस में भी उलझ जाते हैं व्यापार के सिलसिले में, सीमाओं के सिलसिले में, और कई बार ये देसी राज्यों के साथ भी उलझते हैं। देखिए, अंग्रेजों का संघर्ष मैसूर के साथ हुआ है, मराठों के साथ हुआ है, सिखों के साथ हुआ है, ठीक है। कौन सी ऐसी शक्ति है, ठीक है, कौन सी भारत में एक ऐसी बड़ी शक्ति है, ठीक है, जिसके साथ अंग्रेजों का संघर्ष नहीं हुआ? सबके साथ अंग्रेजों का संघर्ष हुआ है। तो अंग्रेज, ठीक है, धीरे धीरे एक कंपनी जो व्यापार करने के लिए आती है, वो राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाती है। कैसे? ठीक है, इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 को भागीरथी नदी, मतलब जो कि आज बांग्लादेश में आपको देखने को मिलेगी, तो भागीरथी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। उस स्थान को हम प्लासी का मैदान कहते हैं,
जहां पर युद्ध लड़ा गया। लेकिन युद्ध बस आपको इतना समझना है कि मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा इसको, युद्ध में बस आपको इतना समझना है कि एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला है। बंगाल का नवाब जो सिराजुद्दौला है वो अंग्रेजों के चरित्र से भली भांति वाकिफ है। देखो उसे वो पता है कि अंग्रेज केवल व केवल एक भारत का शोषण करने के लिए आए हैं। दूसरा, अंग्रेज भारत के हित में कुछ भी नहीं चाहते। वो भारतीय संसाधनों पर केवल व केवल अपना अधिकार स्थापित करके और भारतीय संसाधनों को अपने लिए प्रयोग में करना चाहते हैं, और अंग्रेजों का दूसरा कोई उद्देश्य है नहीं। उनका दूसरा कोई उद्देश्य है नहीं। रामेश्वर सिंह जी, ठीक है, रामेश्वर सिंह जी, ठीक है ना। देखो, देखिए क्रम से बच्चे हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। हमने राज्य और शासन व्यवस्था भी बता दिया, ठीक है ना। हमने शासन के विभिन्न प्रकार भी आपको बताए, ठीक है, और उन विभिन्न प्रकारों का आधार क्या है, देखिए शासन के जो विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण किया है वो क्यों किया है, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा फोकस यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो बच्चे देखिए, एक तरफ अंग्रेज, दूसरी तरफ सिराज, ठीक है। सिराज, ठीक है, योग्य व्यक्ति था नो डाउट, लेकिन सिराज के अगेंस्ट बहुत सारे लोग थे, ठीक है ना। उसकी मौसी घसीटी बेगम, उस मौसी का बेटा शौकत जंग, ठीक, उसके अलावा जगत सेठ जो कि बहुत बड़े धनी बैंकर थे बंगाल के, एक मानिक चंद, ठीक है, जो किले का प्रभारी था, ठीक है, एक राय दुर्लभ जो कि उड़ीसा का दीवान था। ऐसे बहुत सारे लोग सिराज के अगेंस्ट थे, और जिसमें सबसे बड़ा विश्वासघात सिराज के सेनापति मीर जाफर ने किया। कुल मिलाकर प्लासी का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सिराज युद्ध भूमि में ही मारा गया, ठीक है। और इसमें एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ सिराज है। अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजों की सेना का सेनापतित्व कर रहा है वो क्लाइव है। सिराज की तरफ से उसके 3 सेनापति हैं, मीर मदन मोहन लाल और मीर जाफर। ये जो मीर जाफर है साला, ठीक है, ये विश्वासघात करता है। मीर मदन मोहन लाल वीरता पूर्वक लड़ते हैं, मारे जाते हैं। जैसे ही मीर मदन मरे, सिराज को समझ में आ गया कि अब युद्ध की भूमि से भाग जाना चाहिए, वो भागे। लेकिन मीर जाफर के पुत्र मीर मीरान ने उसका पीछा किया सिराज को, और सिराज को मार दिया, ठीक है। सिराज की हत्या हो गई, युद्ध भूमि में ही सिराज मारा गया। अब बंगाल में कठपुतली नवाब बने, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कठपुतली नवाब का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कठपुतली देखी है, डोर किसी के हाथ में होती है और नाच कोई और रहा होता है, ऐसे ही अंग्रेजों ने कठपुतली नवाब बनाए। मीर जाफर को इन्होंने बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो थी अंग्रेजों ने अपने पास रखी, अपनी मुट्ठी में, अपने हाथों में रखी सारी की सारी शक्तियां। और कहने को केवल मीर जाफर नवाब था, कहने को मीर जाफर नवाब था, ठीक है। लेकिन मीर जाफर बंगाल का नवाब बना रहा, मीर जाफर बड़ा खुश हुआ। मैं मॉडर्न में बताऊंगा, जब मीर जाफर को नवाब बनाया, मीर जाफर बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मीर जाफर ने जो है ना रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी दे दी, 2-2.5 लाख रुपया नगद दिए, ठीक है। और जो अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी थे उनके बीच में बच्चे उसने रुपए बांटे, क्योंकि वो सेनापति व्यक्ति था। उसने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि वो बंगाल का नवाब बनेगा, उसने कभी जीवन में नहीं सोचा था, बन गया वो, ठीक है, खुश हुआ बड़ा। कुल मिलाकर अब इसके बाद मीर जाफर को समझ में आ गया, ठीक है, जैसे सिराज को समझ में आ गया था, मीर जाफर को भी समझ में आ गया कि अंग्रेज, ठीक है, उसका, ठीक है, उल्लू बना रहे हैं, ठीक है, जिसको कह देते हैं ना बेवकूफ बनाना, ठीक है। एक और शब्द होता है, मैं उसका यूज नहीं करूंगा क्लास में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से, और मीर जाफर इस बात को समझ गया। शुरुआत में तो मीर जाफर को अच्छा लगा, मैं कहते हैं ना कि नई नई बहू जो होती है, ठीक है, वो बहुत सास सास कहती है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है। तो ठीक वैसे ही मीर जाफर शुरुआत में तो बड़ा खुश हुआ कि उसकी औकात से ज्यादा उसे मिला, लेकिन मीर जाफर को समझ में आ गया कि अंग्रेज केवल शोषण करना चाहते हैं। और मीर जाफर इसीलिए डचों से मिला, ठीक है। डचों से वो इसलिए मिला कि अंग्रेजों का कुछ किया जा सके। लेकिन ये बात पता चल जाती है अंग्रेजों को, और अंग्रेज मीर जाफर को हटा के मीर कासिम, उसके भतीजे को अगला नवाब बना देते हैं। मीर कासिम इन सबका बाप था, क्योंकि जितने भी बंगाल के नवाब आए सब में योग्य था मीर कासिम सबसे पहले तो बंगाल से दूर जाके, ठीक है, बिहार के क्षेत्रों में, वहां पर एक मुंगेर पड़ता है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, वहां पर वो अपनी राजधानी परिवर्तित करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुंगेर में वो अपनी राजधानी बनाता है, वहां पर, ठीक है, एक शस्त्रागार की स्थापना करता है। और वो उसे पता है कि एक ना एक दिन अंग्रेजों के साथ भैया हमारी होनी है। और इसी संदर्भ में, ठीक है ना, मीर कासिम वो जब उसके पद से हटा दिया जाता है, उसकी गद्दी से हटा दिया जाता है, ठीक है, इसके पीछे रीजन है वो मैं मॉडर्न में बताऊंगा। और मीर कासिम को जो पद से हटा दिया जाता है, फिर से दोबारा से मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है। तो मीर कासिम क्या करता है, अवध का नवाब जिसका नाम है सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट है नाम मात्र का जिसका नाम है शाह आलम द्वितीय, इनको लेता है, एक त्रिगुट बनाता है और अंग्रेजों से भिड़ जाता है बक्सर नामक स्थान पर, जो कि बिहार के, ठीक है, क्षेत्रों में है। देखिए जबरदस्त युद्ध होता है, 22 अक्टूबर 1764 की बात है।
और इसको भारतीय इतिहास में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और हेक्टर मुनरो ने बुरी तरह से देखिए इस त्रिगुट को पराजित किया। ठीक है, इसके बाद हेक्टर मुनरो सेनापति था। इस समय क्लाइव इंग्लैंड में है। क्लाइव को भारत भेजा जाता है कि भारत जाओ। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत की 3 बड़ी शक्तियों को हराया, जाओ उनसे संधि करके आओ और उनकी ऐसी तैसी कर दो। क्लाइव इंडिया आता है और क्लाइव इस संदर्भ में इलाहाबाद की संधि करता है जो कि 1765 में होती है। इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में होती है, 12 अगस्त और 16 अगस्त। 12 अगस्त को जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है और जो रॉबर्ट क्लाइव है उन दोनों के बीच में होती है। 16 अगस्त को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। कुल मिलाकर जो शाह आलम द्वितीय के साथ 12 अगस्त 1764 को 12 अगस्त 1765 को जो ये संधि हुई, इसको प्रथम चरण की इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो ये जो प्रथम चरण की इलाहाबाद की संधि हुई, इसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि अब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पेंशनर होंगे। ठीक है, अंग्रेज उनको पेंशन देंगे, वो अंग्रेजों के पेंशन रहेंगे। दूसरा, अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूली का अधिकार, जो दीवानी जिसको कहेंगे, तो राजस्व वसूली का अधिकार खुद ले लिया और निजामत का कार्य उन्होंने बंगाल के नवाब के पास ही रखा कि निजामत बंगाल का नवाब करेगा, जो कि मीर जाफर था। ठीक है, क्योंकि कासिम को तो गद्दी से हटा दिया था, तो भैया निजामत का कार्य प्रशासन तुम देखोगे और राजस्व वसूली का काम हम देखेंगे। फिर आगे चल के अंग्रेजों ने पूरा शासन भी पूरा अपने ही हाथों में ले लिया। ठीक है, इसके लिए क्योंकि मुगल सम्राट को पेंशन बनाया गया था तो 26 लाख रुपए उसको साल में दिए जाने थे। मतलब उस हिसाब से 26 लाख रुपए उस समय पे बहुत थे बच्चे। हमें तो आज नहीं मिलते 26 लाख रुपए साल में, उसे तब मिलते थे। ठीक है, ये था। उधर जो 16 अगस्त को संधि हुई शुजाउद्दौला के साथ, उसकी तो ऐसी तैसी कर दी अंग्रेजों ने, उस पर 50 करोड़ रुपए की, ठीक है ना, क्षतिपूर्ति लगाई। सॉरी 50 लाख, करोड़ नहीं बहुत हो गया, 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति लगाई उसके ऊपर। युद्ध में हमारा इतना नुकसान हुआ है तो 50 लाख रुपए तुम्हें देने हैं युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में। और उसके इलाहाबाद, कड़ा और मानिकपुर, जो उसके सबसे उर्वर क्षेत्र थे शुजाउद्दौला के, इलाहाबाद, कड़ा और मानिकपुर, वो अंग्रेजों ने अपने पास ले लिए। बाद में फिर अंग्रेजों ने उनको शाह आलम द्वितीय को बेच दिया, ठीक है, रुपए लेकर। लेकिन कुल मिलाकर वो इलाहाबाद, कड़ा और मानिकपुर के क्षेत्र भी इससे ले लिए शुजाउद्दौला से। तो अंग्रेजों ने ये इलाहाबाद की संधि की, और इलाहाबाद की संधि से बोला जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, द्वैध शासन का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जैसे देखो प्रशासन के 2 आयाम होते हैं, एक होता है राजस्व की वसूली, दूसरा होता है बच्चे कानून व्यवस्था को लागू करना। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि राजस्व की वसूली का अधिकार तो अपने पास ले लिया और कानून व्यवस्था को लागू करना उन्होंने, ठीक है, उसी के पास रहने दिया कि भाई कानून व्यवस्था को लागू करना तू देख, प्रशासन का अधिकार हम ले लेते हैं, सॉरी राजस्व का अधिकार हम ले लेते हैं, कानून व्यवस्था को तू लागू कर। और बेटा ये जो द्वैध शासन है बंगाल में, ये 1765 से 1772 तक टोटल देखिए 7 सालों तक चला। और इस द्वैध शासन के दौरान बंगाल की अधिकतम से अधिकतम भीषण से भीषण लूट की गई। जितना बंगाल को लूटा जा सकता था उतना बंगाल लूटा गया, जितना लूटा जा सकता लिटरली उतना बंगाल लूटा गया जबरदस्त तरीके से, बंगाल, बिहार, उड़ीसा को इस द्वैध शासन के दौरान। अब कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, अंग्रेज जो कि एक व्यापारिक शक्ति बनकर भारत आए थे, अंग्रेज जो कि एक व्यापारिक शक्ति भारत बनकर भारत आए थे, बेटा वो एक राजनीतिक शक्ति बन गए। ठीक है, वो एक, ठीक है ना, पॉलिटिकल पावर बन गए। और पॉलिटिकल पावर बनने के बाद उन्होंने, ठीक है बेटा, पूरी की पूरी जो राजस्व वसूली का अधिकार है, ठीक है, अपने हाथों में ले लिया। और फिर आगे चलकर धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया बच्चे, कि जैसे ये द्वैध शासन समाप्त हुआ, ठीक है, द्वैध शासन समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया और अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसियां बनाई भारत में। अंग्रेजों ने भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसियां बनाई। अंग्रेजों ने भारत में अपनी 3 प्रेसिडेंसियां बनाई। ठीक है, एक कलकत्ता, दूसरी मद्रास और तीसरी बंबई। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की, बंगाल, एक दूसरी मद्रास और तीसरी बंबई प्रेसिडेंसी। ये बेसिकली नगर थे बच्चे, ये नगर थे जहां पर अंग्रेज अपनी व्यापारिक गतिविधियों को करते थे। और साथ ही साथ अंग्रेजों ने नगरों में अपने बड़े बड़े किले भी बनवा रखे थे, ठीक, जिससे कि वे शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सके। देखिए इन किलों के अंदर कोठी थी, फैक्ट्रियां थी और इनकी किलेबंदी की गई थी। और अंग्रेज यहाँ से जो है ना पर्याप्त मात्रा में आयात निर्यात करते थे इन क्षेत्रों से। और
एक जम के भारत के बाजार के साथ व्यापार करते थे और खूब मुनाफा कमाते थे, खूब भारत को लूटते थे। ठीक है, ऐसे ही बच्चे, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी में एक नगर बना कलकत्ता, और कलकत्ता नगर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है जॉब चारनाक को। जॉब चारनाक, देखिए इसने कलकत्ता को स्थापित किया। बंबई को स्थापित करने का श्रेय गेराल्ड ओंगियर को दिया जाता है। कोई भी पूछे कि बंबई शहर का संस्थापक कौन है, तो गेराल्ड आंगियर। गेराल्ड ओंगियर, ठीक है। और कोई पूछे मद्रास, तो मद्रास का बच्चे संस्थापक है फ्रांसिस डे। मद्रास शहर का संस्थापक है कौन बच्चे, फ्रांसिस डे। तो मद्रास शहर को स्थापित करने का श्रेय फ्रांसिस डे को, कलकत्ता जॉब चार्नक, और बंबई शहर को स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, गेराल्ड ओल्डिंगर को। ये तीन प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है, ये तीन प्रेसिडेंसियां थी। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने, ठीक है, भारत में न केवल अपना व्यापार बल्कि पॉलिटिकल एक्टिविटी भी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी और प्लस व्यापार एक कंपनी संभालती, मतलब अंग्रेज भारत में दो काम कर रहे हैं। व्यापार तो पहले से कर ही रहे हैं बच्चे, ठीक है, अब व्यापार के साथ साथ क्या कर रहे हैं वो, प्रशासन भी कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रहे हैं। और ये दोनों चीजें जो कंपनी संभाल रही है उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों चीजें जो कंपनी संभाल रही है उसका नाम क्या है, ठीक है, व्यापार और प्रशासन, ये दोनों कामों को संभालने वाली एक ही कंपनी है। उस एक कंपनी का नाम है प्यारे प्यारे बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये तो कंपनी का शासन 1757 से 1857 तक है। फिर कंपनी से भारत का प्रशासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया 1858 से 1947 तक। अब हुआ क्या, ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, कंपनी जो भारत के साथ व्यापार भी कर रही थी और भारत का प्रशासन भी संभाल रही थी, दोनों काम कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी। ठीक है, लेकिन 1757 में, ठीक है, जब से बंगाल में कठपुतली नवाब स्टार्ट हुए बनने, और 1765, ठीक है, जब से बंगाल के साथ द्वय संधि, या बंगाल, आप कह सकते हैं कि बंगाल के साथ इलाहाबाद की संधि की गई और बंगाल में द्वय शासन लागू हुआ, ठीक है, ये तब से वो समय है जब बंगाल खूब लूटा गया। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बनकर आया, ठीक है, जब वॉरेन हेस्टिंग बेटा बंगाल का गवर्नर बनकर आया, तो उसने ये जो 1765 से चला रहा जो द्वय शासन है, ठीक, इसको समाप्त कर दिया। तो इसका मतलब है तुम्हें ये लग रहा होगा कि वॉरेन हेस्टिंग अच्छा है, नहीं, देखो उसने इसलिए समाप्त किया कि उसने बेटा प्रशासन और दीवानी दोनों अपने हाथों में ले लिए, इसलिए मतलब अब अंग्रेज, ठीक है, भारतीय क्षेत्रों के भूभाग को, भारतीय क्षेत्रों से, भारतीय भूभाग से राजस्व की वसूली करेंगे, और जितनी भी छोटी मोटी टैक्सेस और चुंगी सिंचाई कर वगैरह होते हैं सब अंग्रेज वसूलेंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग ने ये नहीं किया कि दोबारा से भारतीय राजा महाराजाओं को नवाबों को दे दिया राजस्व वसूली का अधिकार, नहीं, उसने बेटा ये सारी चीजें जो है, मतलब पूरे बंगाल के क्षेत्रों में जो पूरा का पूरा प्रशासन है, ठीक है, जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी है और पूरा का पूरा व्यापार, वो अपने हाथों में ले लिया। अब हुआ क्या, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है, मैं बहुत इंटरेस्टिंग भी में समझाता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति ऐसी है बच्चे कि कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही है, और मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कंपनी ने 1765 से 1772 तक बंगाल की खूब लूट की, ठीक है, मतलब ये वो समय है, लिटरली मैं तुम्हारी कसम खा के बता रहा हूं बेटा, कि जो बंगाल सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो बंगाल संपन्नता और समृद्धता का क्षेत्र कहा जाता था, वो अकाल और भुखमरी का एक क्षेत्र बन के रह गया। और उसका एक कारण मैं आपको बता रहा हूं कि 1770 में बंगाल का एक भीषण अकाल पड़ा, देखिए 1770 में बंगाल का एक भीषण अकाल पड़ा, और बंगाल के इस भीषण अकाल में बच्चे जो है ना, लाखों लोग मारे गए। ठीक है, ये अंग्रेजों की नीतियों के कारण था कि जब लाखों लोग बंगाल के भीषण अकाल में मारे गए थे, ये इसके पीछे अंग्रेज। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत मुनाफा हो रहा होगा, बहुत लाभ हो रहा होगा, जब वो भारतीय क्षेत्रों से इतनी लूट कर रही है, तो खूब मुनाफा खूब लाभ कमा रही होगी, नहीं, आप कहेंगे हैं जी हाँ बेटा, ठीक है, नहीं, आप ये मत सोच लेना कि उनको बड़ा मुनाफा हो रहा था, बड़ा लाभ हो रहा था, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। एक्चुअली था क्या कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैं आगे लिखता हूं, जो बच्चे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, ठीक है, वो कंपनी के अंतर्गत तो काम करेंगे ही,
वो कंपनी के लिए काम करेंगे और इसके लिए उनको सरकार से सैलरी मिलेगी। दूसरा, वे अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं। वे क्या कर सकते हैं बच्चे? अपना प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कंपनी के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये सब लोग समझ रहा, कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसको एज अ कंपनी में कार्य करने के लिए सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा वह अपना प्राइवेट बिजनेस, अपना निजी व्यापार भी कर सकते हैं। तो अब आपको खुद सोचना है कि वो किस पर ज्यादा ध्यान देंगे, प्राइवेट बिजनेस पर या कंपनी के कार्यों पर। स्वाभाविक सी बात है, अपने निजी व्यापार पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक वही वैसी स्थिति है जैसे एक सरकारी स्कूल का मास्टर स्कूल में भी पढ़ाता है, ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो ज्यादा ध्यान कहाँ देगा? अपने ट्यूशन पर। जैसे एक सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरी करता है और अपने प्राइवेट क्लिनिक पर भी डॉक्टरी करता है, तो ज्यादा ध्यान कहाँ देगा? प्राइवेट क्लिनिक पर। तो ठीक वैसे ही बच्चे ये अपने निजी व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे, और निजी व्यापार पर इनके द्वारा ज्यादा ध्यान दिए जाने के कारण कंपनी लगातार लॉसेस में जाती रही, कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता रहा, कंपनी लॉसेस में जाती रही। दूसरा, ये जो बेटा कंपनी के एम्प्लॉयज थे, ठीक है, इनमें भ्रष्टाचार बहुत था, इनमें करप्शन बहुत था, भ्रष्टाचार बहुत था। ये लगातार क्या करते थे कि कई सारे भारतीय राजा महाराजाओं से भेंट लेते थे, उपहार लेते थे, ठीक है ना, बहुत सारे सम्मान भी लेते थे, खूब सारे रुपए भी लेते थे, और उनके हित में कार्य करते थे, है ना, कंपनी के हित में नहीं। तो इससे भी कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था। एक कंपनी, अब कंपनी पर कितना लॉस था, कितना कर्जा था? तो ये 1773 तक आते आते 1773 से पहले तक कंपनी ने, जैसे आज हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो वहां की सेंट्रल बैंक है। तो बेटा इस कंपनी ने वहां बैंक ऑफ इंग्लैंड से 60 लाख पौंड का कर्ज ले रखा था, 60 लाख पौंड का, 1773 तक। लेकिन दूसरा, कंपनी इतनी कर्जे में डूबी हुई थी कि 60 लाख पौंड का कर्जा तो ले ही रखा है, और साथ ही कंपनी बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पौंड और मांग रही है कि साहब हमें आप 10 लाख पौंड और दे दो, हमें 10 लाख पौंड रुपयों की और आवश्यकता है, अगर आपने 10 लाख पौंड नहीं दिए देखिए तो फिर हमारी बड़ी दिक्कत हो जाने वाली है हमारे साथ। तो 10 लाख पौंड और मांग रही थी। मेरी बात आ रही है समझ में? क्लियर है? इसके अलावा 1767 से एक एग्रीमेंट हुआ था कंपनी और सरकार के बीच में, सरकार मतलब इंग्लैंड की सरकार। तो 1767 से एक बॉन्ड हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत, सब लोग सुनना बच्चे, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक चर्चा हुई थी, और वो चर्चा ये हुई थी कि कंपनी एज अ रॉयल्टी हर साल सरकार को 4 लाख पौंड देगी, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कंपनी के कार्यों में उसकी मदद कर रही है, कंपनी को सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है, सारी चीजें। तो 4 लाख पौंड जो है ना, कंपनी सरकार को, देखिए, एज अ रॉयल्टी देगी। ये बात समझ में आई? तो कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, कंपनी ने 10 लाख पौंड का उधार मांगा बैंक ऑफ इंग्लैंड से। दूसरा, जो 4 लाख पौंड प्रत्येक वर्ष सरकार को देने होते थे उससे छूट मांगी। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ब्रिटिश सरकार भी जो है ना, ब्रिटिश सरकार बच्चे एक बहुत उपयुक्त अवसर की तलाश में थी। उसका कारण है, ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ये कंपनी कभी हमसे मदद मांगने आए और हम इस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करें, क्योंकि अभी तक कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लिटरली बच्चे कोई भी एक्ट नहीं लाया गया जो कंपनी की एक्टिविटीज, जो कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करता हो, कोई भी एक्ट अभी तक नहीं लाया गया था। कंपनी पूरी तरह से बेलगाम थी, और इतनी कंपनी लगातार लॉसेस में जा रही थी। कंपनी के अधिकारी कर्मचारी निजी व्यापार भी कर सकते थे, खूब भ्रष्टाचार लूट खसूट थी, लेकिन वो केवल अपने ही हितों के बारे में सोचते थे, बाकी के और किसी के हित उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखते मेरे भाई। तो इसलिए सरकार चाहती थी कि हम इस पर नियंत्रण स्थापित करें, लेकिन कोई मौका तो हो, है ना, कोई मौका तो हो। जैसे मान के चलिए कि देखिए, आपकी पत्नी से आपको कोई बात मनवानी है, आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाना, कोई बात मनवानी है, आप उचित अवसर की तलाश में है, और वो अवसर मिला कि एक दिन पत्नी आए कि देखो सुनो, मेरी बहन की शादी है, मुझे एक अच्छा सा लहंगा दिलवा दो, 2-3 साड़ी दिलवा दो। आप कहेंगे थोड़े से आप बहाने से लगाएंगे, अरे यार तुझे तो पता ही आजकल रुपए पैसे की ऐसी किल्लत सी चल रही है, और वो, तो फिर आप कहेंगे चल ठीक है मैं तुझे दिलवा दूंगा, लेकिन एक और बात है, मुझे दोस्त के यहाँ जाना है उस दिन, तो मेरे दोस्त का बर्थडे है। अब पत्नी, ठीक है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, पत्नी भी कह देगी ठीक है भाई चले जाओ, है ना। तो आप भी ऐसे उचित अवसर की तलाश में है कि पत्नी आपसे कुछ मांगे, बदले में आप भी अपनी शर्तें रख सकें।
तो सरकार, ठीक है, ऐसे एक अवसर को ढूंढ रही है कि जब कंपनी सरकार से मदद मांगे और सरकार कंपनी को नियंत्रण करने के लिए कानून ले आए। ठीक है, इसके पीछे दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये है, पता है, जो आज अमेरिका है वो कभी इंग्लैंड का उपनिवेश था। मतलब जैसे भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था या गुलाम था, वैसे अमेरिका भी था। इंग्लैंड के व्यापारी अमेरिका में जाकर बसे, उन्होंने वहां पर 13 उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, उन्होंने अमेरिका में व्यापार करना स्टार्ट किया और वो व्यापार करते करते धीरे धीरे बच्चे जो है ना आर्थिक रूप से संपन्न हुए, समृद्ध हुए। लेकिन वहां पर इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका के इन व्यापारियों से, थे तो वो इंग्लैंड के व्यापारी, बस अमेरिका में जाकर बस गए थे, तो अब इंग्लैंड के द्वारा अमेरिका में रहने वाले इन व्यापारियों से बहुत सारे टैक्सेस लिए जाते थे, बहुत सारे, जैसे सॉल्ट टैक्स लिया जाता था और भी दुनिया भर के टैक्स लिए जाते थे। तो इन व्यापारियों ने कहा कि आप इन टैक्सेस के रेट को कम कीजिए, देखिए इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान होता है ना। और उधर इंग्लैंड ने मानी नहीं उनकी, और इस तरह से एक अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिका की क्रांति हुई। और वो लोग जो खुद इंग्लैंड के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और स्वतंत्र होकर उन्होंने एक स्वतंत्र यूएसए नामक देश बना लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 1776 की बात है और ये वही समय चल रहा है। अंग्रेजों को भी डर है, अंग्रेजों को भी डर है कि कहीं ऐसी ही एक, ठीक है, क्रांति हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। कहीं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि भारत तो बहुत समृद्ध और संपन्न देश है, तो कहीं हमसे बगावत ना कर लें और हमसे बगावत करके कहीं ये ना कहने लग जाएं कि भाई ठीक है तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं और हम तो भारत में ही रहेंगे। और इस तरह से जैसे इंग्लैंड से अमेरिका अलग हो गया, वैसे कहीं भारत कल को अलग ना हो जाए। तो इसलिए नियंत्रण स्थापित करना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि नियंत्रण स्थापित करना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है नियंत्रण स्थापित करना? कारण क्या है? कारण है, ठीक है, कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। कारण क्या है बच्चे? कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। आ रही है ना मेरी सभी के बात समझ में? बोलो मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग समझ पा रहे हो ना? चलो, तो कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। दूसरा, ठीक है ना, सरकार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। अच्छा एक बात बताओ, देखिए किसी भी, हर एक एक्ट को, कोई भी एक्ट आया, किसी भी एक्ट को लाए जाने के कुछ ना कुछ कारण होंगे। ऐसे ही इस एक्ट को लाए जाने के भी कारण थे। ठीक है, और इस एक्ट को लाए जाने के भैया क्या कारण था? कंपनी की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, कंपनी की कमजोर होती हुई आर्थिक स्थिति। तो कंपनी की आर्थिक स्थिति कंपनी से पूछा, जब कंपनी ने 10 लाख पाउंड का कर्जा मांगा बैंक ऑफ इंग्लैंड से, तो सरकार ने पूछा कि क्यों बच्चों, क्यों मांग रहे हो? 60 लाख पाउंड ऑलरेडी धरे बैठे हो कर्जे में, ठीक है, और फिर से मांग रहे हो, क्यों बच्चों बताओ क्या बात है? ठीक है, ऐसी क्या परेशानी, ऐसी क्या मजबूरी आने पड़ी? तो अब कंपनी ये थोड़ी ना बताएगी कि भैया हमारे कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कंपनी के व्यापार पर ध्यान नहीं दे रहे, वो ये थोड़ी नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कि साहब, ठीक है, इस समय बच्चे हैदर अली जो मैसूर का शासक है, हैदर अली ने कंपनी के विरुद्ध सफल अभियान किए हैं और हैदर अली के सफल अभियानों से भी कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। तो वो कहेगा साहब हैदर अली के सफल अभियानों से हमारी ऐसी तैसी हुई है। ठीक है, देखो मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो हैदर अली के सफल अभियानों से भी कंपनी की एक आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। हैदर ने बेटा कंपनी को बहुत लॉस पहुंचाया है। एक तो इन्होंने ये कारण बताया। सरकार ने पूछा और भैया क्यों तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई? तो दूसरा कहा इन्होंने कि साहब 1770 में जो बंगाल में अकाल पड़ा, उससे भी हमें बहुत नुकसान हुआ। 1770 में जो बंगाल का अकाल पड़ा, उस बंगाल के अकाल से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, हद से ज्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा कारण इन्होंने ये बता दिया। लेकिन वास्तविक कारण मैं बताऊं ना, कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों का निजी व्यापार, ये वास्तविक कारण था। कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों का निजी व्यापार, ठीक है, वो केवल व केवल मेरे प्यारे बच्चे निजी व्यापार पर ही केंद्रित थे, निजी व्यापार पर ध्यान देते थे। ठीक है ना। और कंपनी का व्यापार जो है वो जाए भाड़ में, उससे उनको कोई मतलब नहीं, ये केवल उनका
अपना जो निजी व्यापार था, उनके जो अपने हित थे वो उनके लिए प्राइमरी थे, इसलिए कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। सरकार कंपनी पर स्थापित नियंत्रण क्यों बनाना चाहती है बच्चे? ठीक ना, क्योंकि अमेरिका जैसी स्थिति भारत में ना आए। ठीक है, अमेरिका की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, यही तो इतिहास है भाई, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो यही तो इतिहास है। तो अमेरिका जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आ रही है? अमेरिका जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न ना हो, तो दूसरा सबसे प्रमुख कारण ये हुआ। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसलिए सरकार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, तो इस एक्ट को लाए जाने के ये कारण थे। ये एक्ट क्यों लाया गया? सरकार के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु। ठीक है, सरकार के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु ये एक्ट लाया गया, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इसको नियामक अधिनियम, नियामक अधिनियम के नाम से जानते हैं बच्चे, अधिनियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट। नॉर्थ का, क्योंकि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ था बच्चे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? नॉर्थ था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, तो इसलिए हम इसे 1773 का नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब सरकार के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, अब हुआ क्या इस एक्ट से? भाई, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था, तो कैसे कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया? सवाल ये होता है, कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कैसे किया? तो भैया जी, हम इसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे, हम इसके प्रावधान को पढ़ेंगे, इसके क्या क्या प्रोविजन थे, इसके क्या क्या प्रावधान थे। देखो, आ रही है ना आपको सारी बात समझ में? मैं बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, कुछ भी रटना नहीं है तुम्हें। लिटरली अभी तक तुमने किसी भी सब्जेक्ट में इतना सा नहीं रटा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब प्रावधान क्या थे इसके? ठीक है, ये हम बात आते हैं, है ना, प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब हम इसके प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आपको समझनी है इसके प्रोविजंस पे। जी बच्चे, सबसे पहली बात आपको समझनी है इसके प्रावधानों में। ठीक है, नंबर फर्स्ट, देखिए सब लोगों को ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर, कि बंगाल में जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को इन्होंने गवर्नर जनरल कर दिया। बंगाल का गवर्नर क्या बन गया? गवर्नर जनरल। और उसकी काउंसिल बनाई, बंगाल का गवर्नर जनरल, और उसकी काउंसिल बनाई। उसके काउंसिल में सदस्यों की संख्या होती थी 4, 4 सदस्य होने थे उसके काउंसिल में। ठीक है, कहा कि कोई भी निर्णय, ठीक है, बहुमत के द्वारा लिया जाएगा। अगर आप प्रशासन संबंधी कोई भी निर्णय लेते हैं, राजनीतिक संबंधी कोई भी निर्णय लेते हैं, युद्ध और शांति की घोषणा से संबंधित आप कोई भी निर्णय लेते हैं, इनफैक्ट व्यापार से संबंधित आप कोई भी निर्णय लेते हैं, तो कोई अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं लेगा, निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। देखिए, गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना, उसके काउंसिल में 4 सदस्य फिलिप फ्रांसिस, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और वॉरवेल थे। ठीक, इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होना था। ठीक है, हमेशा बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाना था। ठीक है, टोटल 4 लोग, 5 लोग थे, तो ऑब्वियस सी बात है 3 लोग जिस पक्ष में अपना समर्थन देते हैं वही निर्णय लागू हो जाता था। ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल, ये ध्यान रखना, मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक वोट दे सकता था। गवर्नर जनरल सामान्य स्थिति में वोट नहीं दे सकता था। गवर्नर जनरल को केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही निर्णायक वोट देने का अधिकार था। गवर्नर जनरल को केवल निर्णायक वोट देने का अधिकार था। कब? जब मत बराबर हो, मत बराबर होने की स्थिति में। लेकिन सामान्य विषयों पर वह वोट नहीं कर सकता था। ये बात क्लियर हुई? दूसरी तरफ देखिए, इसी अधिनियम के द्वारा बच्चे कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और इसका मुख्य न्यायाधीश बना एलिजा हेम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश बने लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा इस एक्ट में साफ साफ बोल दिया गया कि कोई भी एक तो अपना निजी व्यापार नहीं करेगा, निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उनके वेतन बढ़ा दिए।
अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए, क्योंकि अगर निजी व्यापार पर रोक लगाई जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया गया, उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। सीधा बोल दिया कि कोई भी ना तो किसी भारतीय से ना किसी और से ना कोई भेंट लेगा, ना कोई उपलब्धि लेगा, ना ही कोई सम्मान लेगा, ना ही कोई उपहार लेगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर बोल दिया गया, जिससे कि भ्रष्टाचार रुके। तो भ्रष्टाचार को भी रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, लेकिन इस एक्ट की एक सबसे बड़ी कमी ये थी, इस एक्ट में ये नहीं बताया गया था कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना है, ये कलकत्ता में बनने वाला सुप्रीम कोर्ट ये किस आधारों पर निर्णय देगा। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ है, कलकत्ता में स्थापित होने वाला सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर बच्चे अपना निर्णय देगा। ठीक है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, कौन से कानूनों के आधार पर ये देखिए निर्णय सुनाएगा। तो फिर इसके बाद इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक संशोधन होता है जो 1781 में हुआ। कब हुआ बच्चे? 1781 में एक संशोधन हुआ। इसको 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं। ठीक है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसको बंगाल जुडिशरी एक्ट, जुडिशरी एक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, 1781 के संशोधनात्मक अधिनियम को, क्योंकि देखिए इसमें जो कलकत्ता में जो जुडिशरी थी ना, कलकत्ता में जुडिशरी में संशोधन किया गया है ना, कलकत्ता की जुडिशरी में थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, तो इसलिए इसको बंगाल जुडिशरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इस एक्ट में ये किया गया, ठीक है, सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सुनिश्चित किया गया, बोला गया कि कलकत्ता के जितने भी निवासी हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो, देखिए इसके निर्णय उन सभी पर लागू होंगे। तो इसके निर्णय कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू होंगे। यार 50 मिनट होने को आई, मुझे ऐसा लगा भी 5 मिनट पहले लेक्चर स्टार्ट हुआ है। मतलब कोई टाइम ट्रेवल है इस क्लास में, टच वुड ऐसा ही चलता रहे, ठीक है, और मुझे कभी भी ना पता चले, और मैं ऐसे ही पूरे मन से पढ़ाता रहूं और आप लोग भी ऐसे ही मन से पढ़ते रहे। हालांकि आप लोग तो पूरी कोशिश करते हैं, बीच में आपके इतने बेकार बेकार से कमेंट आते हैं चलो, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसको बंगाल जुडिशरी एक्ट है ना, तो इसमें क्या किया गया, तो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट है, कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बचे, ठीक है, उस परिवर्तन मतलब उसके अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित किया गया और बोला गया कि कलकत्ता के सभी निवासियों पे होगा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो भारतीय हो। दूसरा ये बोला गया कि जब ये सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन सुनाएगा या फिर जो बंगाल की गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कोई भी कानून बनाएगी, तो उसमें भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रावधान इसमें ये जुड़ा गया। पहले क्या होता था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कि बंगाल की गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल ने कोई भी कानून बनाया तो उस कानून को लागू कराने से पहले सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता था रिव्यू होने के लिए। तो बोला गया कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू होने के लिए नहीं भेजा जाएगा। एक्चुअली ये बनी क्यों थी कोर्ट, ये कोर्ट इसलिए बनी थी कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करता है, अनियमितता करता है, तो उसको सजा सुनाई जा सके, ठीक है, उसके संदर्भ में न्याय दिया जा सके, न्याय किया जा सके। ठीक है, लेकिन इस एक्ट से बोला गया कि कंपनी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारता के अधीन है, अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए आप उसको सुप्रीम कोर्ट में घसीट दो, लेकिन प्रशासनिक कार्यों के लिए उसको आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं घसीट सकते। प्रशासनिक कार्यों के लिए आप उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं घसीट सकते। 3 साल तक ये एक्ट चला, ठीक है, भली भांति अच्छा खासा। 3 साल बाद साल 1784 आ गया। ठीक है, 3 साल बाद साल 1784 आ गया, और बात 1784 की है। ठीक है, 1784 के शुरुआत के वर्षों में, आप 83 मान लो, 83 के लास्ट ईयर, एक कंपनी फिर से पहुंची बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, और कंपनी फिर से बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास पहुंचकर बोलती है कि साहब साहब 10 लाख पौंड और दे दो, हमें 10 लाख पौंड की और जरूरत है। अब सरकार ने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि ठीक है बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये मैसेज सरकार के पास पहुंचाया, और जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये मैसेज सरकार के पास पहुंचाया, वैसे सरकार ने अपना माथा पकड़ लिया कि ये क्या प्रभु। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, उसमें कमियां थी, उसको दूर करने के लिए 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम लेकर आए। देखो उससे भी देखिए कंपनी की ये जो आर्थिक बदहाली है ये नहीं रुकी। ठीक है, तो इसलिए ये 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट बना।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। चिंता ना करो, इसका एक एक प्रावधान तुमको याद हो जाएगा। अभी तो मैं स्टोरी के तौर पर पढ़ा रहा हूं, और आप विश्वास मानिए, देखिए ऐसा कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ये एक्ट बहुत माने जाते हैं कि ऐसे कि इनको कोई समझा नहीं सकता, ये रटने पड़ते हैं, कभी आपके समझ में नहीं आए होंगे, आप देख लेना। लेकिन ये एक ऐसी क्लास रही कि इसमें एक एक्ट आप क्लास के क्लास में याद कर लेंगे, ये मेरा दावा है। हाँ, मैं डिटेल में लिखवाऊंगा बेटा, चिंता ना करो। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में लिखवाऊंगा जी। बहुत अच्छे, ठीक है जी। तो 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, तो ये मैंने बता दिया। कारण क्या था कि कंपनी ने फिर से बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड उधार मांगा। अब सोचने वाली बात है कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी निजी व्यापार भी नहीं कर रहे, भेंट भ्रष्टाचार, सम्मान, पदवी, ठीक है, इन सब पर रोक है पूरी तरह से। फिर दिक्कत कहां हुई, है ना, समझने वाली बात है। फिर कहां दिक्कत आई, तो इस बार कंपनी बोली है कि सब दिक्कत आई मराठों से। देखिए, क्योंकि मराठी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और मराठों के साथ संघर्ष करने के कारण हमें लॉसेस हो रहे हैं, हमें नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, और वहां से ये दिक्कत आई है। ठीक, वहां से ये दिक्कत आई है क्योंकि मराठों के साथ हमें लगातार उलझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, और इस वजह से हमारी जो स्थिति है वो कमजोर हुई है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट में एक प्रमुख काम किया गया बच्चे, और वो काम ये किया गया इस एक्ट के माध्यम से कि एक संस्था है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वो पहले से ही चली आ रही है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसका काम है कंपनी के व्यापार को देखना। ठीक है, मतलब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहले वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापार, कंपनी के प्रशासन, ठीक है, और कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी, जो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के जो सदस्य हैं, उन सबकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करती थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 होती थी, जिसके 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। ठीक है, ये फंडा था। मतलब एक संस्था थी जो इंग्लैंड में रहती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो इंग्लैंड से, ठीक है, वो संस्था इंग्लैंड से बच्चे इंग्लैंड में रहकर, ठीक है, भारत में जो गवर्नर जनरल है, उसकी काउंसिल के सदस्य हैं, ठीक है ना, तो उन सबकी नियुक्ति वही करती थी। इसके अलावा, ठीक है, भारत का प्रशासन, भारत का व्यापार पूरा, मतलब भारत के मामले बच्चे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही संभालती थी। 24 सदस्यों की एक संस्था थी। तो अब इस पिट्स के इंडिया एक्ट से क्या किया कि एक और नई संस्था बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य होने थे। इसका अध्यक्ष था भारत राज्य सचिव या राज्य सचिव। एक इसमें, ठीक है, चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। ठीक है जी, 2 सदस्य हो गए। एक भारत राज्य सचिव या राज्य सचिव जो किसका अध्यक्ष है, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे इस संस्था में। 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे इस संस्था में। तो टोटली 6 सदस्यीय संस्था थी। ये जो थी, ये 6 सदस्यीय संस्था थी मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, ये संस्था बनी और उसको ये कार्य सौंपा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो एक नई संस्था बनी है। इसको ये कार्य सौंपा गया कि ये जितने भी भारत में कंपनी के सैन्य, असैन्य और राजनीतिक मामले हैं, उन सभी मामलों की देखरेख करेगी। क्योंकि भारत में कंपनी के जितने भी सैन्य, असैन्य और राजनीतिक मामले हैं, वो सारे के सारे मामले, वो सारे के सारे चीजें, ठीक, बिना आपकी अनुमति की कंपनी भारत में ना कर पाई। मतलब अगर कोई कंपनी भारत में युद्ध भी करती है, कोई संधि भी करती है, कोई संघर्ष भी करती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से ही करेगी। बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के वो नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती वो। ठीक है, ये प्रावधान किया गया इसमें। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कंपनी पर 1784 से दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। 1784 से कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 4 सदस्य होते थे, ठीक है, उनकी सदस्य संख्या को घटाकर 3 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई साहब गवर्नर जनरल को हो रही थी बहुत प्रॉब्लम इन 4 की वजह से, क्योंकि 3 हमेशा एक तरफ रहते थे, और निर्णय जो लिया जाता था वो बहुमत के आधार पर लिया जाता था। तो 3 हमेशा एक तरफ रहते थे, और 3 सदस्यों के बच्चे एक तरफ रहने पर स्थिति क्या होती थी, ये बात समझना। 3 सदस्य हमेशा एक तरफ, तो इन 3 सदस्यों के एक तरफ रहने पे, देखिए, स्थिति कुछ इस तरह से होती थी। प्लीज, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग कान खोल के सुनेंगे। स्थिति ये रहती थी कि गवर्नर जनरल की कुछ चलती ही नहीं थी। गवर्नर जनरल की लिटरली कुछ भी नहीं चलती थी, तुम्हारे सर की कसम। गवर्नर जनरल एक तरह से तुम ये मान के चलो कि उसका
कोई अर्थ ही नहीं है, उसके पास कोई पावर ही नहीं है, उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। ठीक है, तीन एक तरफ हो जाते थे, उन्होंने किसी भी विधेयक पर ठीक है अपना मतदान कर दिया, वो कानून बन जाता था, बेशक गवर्नर जनरल उसके खिलाफ हो। तो गवर्नर जनरल को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में तो वॉरेन हेस्टिंग ही रहा, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग 1784 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर रहा। ठीक है, तो इसके माध्यम से गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया। लेकिन अभी भी निर्णय बहुमत के आधार पर होना था, और अभी भी गवर्नर जनरल मत बराबर होने की स्थिति में ही वोट कर सकता, लेकिन फिर भी इसको सहूलियत मिली कि गुटबंदी ठीक है थोड़ी सी कम हुई, पहले तो बहुत ज्यादा थी इस एक्ट के माध्यम से। तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ठीक है, और इस पिट्स इंडिया एक्ट के बाद फिर अगला जो एक्ट आया वह 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम आया। अधिनियम आया। ठीक है, और आप लोग ठीक है बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, इस 1786 के संशोधनात्मक एक्ट को लाए जाने का जो सबसे प्रमुख कारण था, इस एक्ट को लाए जाने का मेरे प्यारे बच्चे जो सबसे प्रमुख कारण था जिसके कारण इस 1786 का संशोधनात्मक एक्ट लाया गया, वो था कार्नवालिस को भारत का या बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर लाया जाना। कार्नवालिस बहुत योग्य व्यक्ति है, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति है, बड़ा जबरदस्त व्यक्ति है कार्नवालिस। ठीक है, और जब लगातार बेटा कंपनी की अनियमितताएं नहीं रुक रही थी, कंपनी को जो लगातार आर्थिक लॉस हो रहे थे वो नहीं रुक रहे थे, कंपनी युद्ध संघर्ष और संधियों में उलझी हुई थी, कंपनी व्यापार की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास एक विकल्प था कि एक ऐसे व्यक्ति को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाए ठीक है, जो कि वास्तव में विकास कर सके बंगाल के क्षेत्रों का। और उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन था कार्नवालिस। तो कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत लाया था। तो इसलिए बेटा कंपनी को अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा। ठीक है, भारत लाने के लिए कार्नवालिस को कंपनी को अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा, और इस एक्ट को हम इसीलिए 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम ठीक है क्यों लाया गया मैंने आपको बता दिया। कार्नवालिस ठीक है जो कि बच्चे अमेरिका में था, जो अमेरिका गृह युद्ध हो रहा था उसमें इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, ना केवल बहुत अच्छा प्रशासक था, दूरदर्शी था, योग्य था, महत्वाकांक्षी था, बल्कि एक बहुत अच्छा सेनापति भी था। ठीक है, युद्धों का बहुत ज्यादा अनुभव था। तो कार्नवालिस ने शर्तें रख दी सरकार के सामने, भैया जब आप इनको ला रहे हो ठीक है भारत, तो स्वाभाविक सी बात है ठीक है इनकी शर्तों पर ही आप इन्हें लाओगे। तो इन्होंने शर्तें रख दी, इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं मुख्य सेनापति भी बनूंगा, मतलब मैं बंगाल का गवर्नर जनरल तो हूं ही, गवर्नर जनरल के साथ साथ मैं मुख्य सेनापति भी बनूंगा। ठीक है ना। अब चूंकि मेरी काउंसिल में 3 और सदस्य होंगे, भाई 3 और सदस्य होते नहीं थे ना काउंसिल में, तो उसने कहा क्योंकि मेरी काउंसिल में 3 अन्य सदस्य होंगे तो मुझे विशेष अवस्था में अपनी काउंसिल के सदस्यों के निर्णय को रद्द करने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने काउंसिल के सदस्यों के निर्णय को रद्द कर सकता हूं, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो कार्नवालिस से कहा कि हाँ भाई ठीक है तुम्हें ये भी अधिकार मिल गए, तुम्हारे पास ये भी अधिकार है। है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि मैंने स्टोरी के तौर पर ये समझा तो दिए आपको, लेकिन ये लिखवाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं लिखवाए ठीक है तो आप इनको भूल जाओगे, है ना बच्चे। आप इनको भूल जाओगे। लेकिन मैं आपको इन्हें भूलने नहीं दूंगा। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। जी। बस 1 सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड का आप मुझे समय दीजिए। ठीक है, मैं एक फाइल डाउनलोड कर रहा हूं बेटा, इसके लिए मुझे अपना व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा। आपको तो दिख ही नहीं रहा होगा, ब्लर हो गया होगा, है ना।
अभी रुको, इस ब्लर चीज को मैं ठीक करता हूं। अभी ये जो ब्लर हो रहा है इसको मैं ठीक। ठीक है, थोड़ी सी मैं लाइट बढ़ा देता हूं। अब आपको मैं अच्छे से दिख गया होगा, है ना बच्चे? चलिए, थोड़ा सा चेंज किया था मैंने। अच्छा, बहुत अच्छे से याद हो गई शिवानी को, अरे वाह, क्या बात है भाई। बस एक सेकंड का मुझे समय देंगे बेटा। ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूं, फिर मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं, बताता हूं, है ना बच्चे? बेटा ये ब्रिटिश थे, तुम्हें जयप्रकाश क्लेवरिंग मॉनसन बोरवेल। ठीक है, तो ये जब तुम मैं नाम ले रहा हूं तो ये तुमको कैसे लग रहे हैं? ब्रिटिश नाम ही है, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना? ये तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा राम प्रकाश, श्याम प्रकाश? ठीक है, चलिए, संवैधानिक विकास का इतिहास आप पृष्ठभूमि देखेंगे। लगभग 1608 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। मैंने बताया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है बच्चे बहुत पहले ही हो चुकी थी। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कंपनी जो थी उसके शेयर होल्डर्स जो थे वो निजी थे। एक कंपनी एक निजी शेयरधारियों की एक कंपनी थी, कंपनी के शेयर होल्डर्स बच्चे निजी थे। ठीक है, आगे इसके बाद रानी एलिजाबेथ के द्वारा, देखिए जो रानी एलिजाबेथ थी उनके द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का चार्टर मिला। देखो, जहां कहीं पर भी ये चार्टर शब्द आएगा आप समझ जाना चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, तो जो देखिए देखो 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ये निजी शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, मतलब देखिए लोगों ने शेयर लगाकर एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, ये कंपनी बनी और फिर इसके बाद उस समय वहां की महारानी एलिजाबेथ थी, तो महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार दिया कि आप भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, ठीक है, 15 वर्ष तक आप व्यापार कर सकते हैं। फिर एलिजाबेथ के बाद अगले शासक हुए जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम स्टुअर्ट वंश के शासक है। अगले शासक कौन से हुए बेटा? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम स्टुअर्ट वंश के शासक हैं। जेम्स प्रथम ने इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो प्लासी का युद्ध और फिर बक्सर युद्ध के बाद कंपनी व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हुई। मैंने बता दिया, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी व्यापारिक से राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरित हुई। 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में संधि हुई, इलाहाबाद की प्रथम चरण की संधि। और 16 अगस्त को क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, क्लाइव और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है उसके साथ द्वितीय चरण की संधि हुई। तो इसको हम लोग प्रथम चरण की संधि बोलते हैं। इसको हम बच्चे प्रथम चरण की संधि बोलते हैं, फर्स्ट फेज की संधि। देखिए प्रथम चरण की संधि किस किस के साथ हुई थी? ये क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक है। बताओ इस संधि में क्या हुआ था? ठीक है, शाह आलम द्वितीय को पेंशनर घोषित कर दिया था, इसको 26 लाख रुपए दिए जाने थे, है ना? और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों ने अपने पास ले ली, प्रशासन बंगाल के नवाब के पास ही रहने दिया। ये जो है इसको द्वितीय चरण की संधि कहते हैं, जो 16 अगस्त सन 1765 को हुई है। इस सेकंड फेज द्वितीय चरण की संधि है। इस सेकंड फेज ये द्वितीय चरण की संधि है। और ये जो द्वितीय चरण की संधि है
जो 16 अगस्त सन 1765 को हुई है मेरे प्यारे बच्चे। इस द्वितीय चरण की संधि में क्लाइव और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, इन दोनों के बीच में हुई है। सुजाउद्दौला पर युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का जुर्माना थोप दिया, और इससे इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र भी अंग्रेजों ने हड़प लिए, है ना, ये दोनों चरण के। और आपको पता है कि इसी संधि से, इलाहाबाद की संधि से क्या हुआ है, इलाहाबाद की संधि से बच्चे बंगाल में द्वैत शासन लगा। अब आप द्वैत शासन समझ गए, इससे बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ। मजा आ गया बच्चे। ठीक है, 12 अगस्त 1765 की संधि में क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिए, मतलब राजस्व संग्रह एवं चुंगी के अधिकार। और जो निजामत, मतलब जो प्रशासनिक कार्य है बच्चे, निजामत का कार्य, निजामत का कार्य अवध का नवाब सुजाउद्दौला ही करेगा। ठीक है ना, सॉरी, माफ करना, सॉरी। जो निजामत के कार्य है, मतलब प्रशासनिक कार्य, उसको बंगाल का नवाब ही करेगा। जो भी बंगाल का नवाब, तो बंगाल का नवाब जो है बच्चे इस समय मीर जाफर है, तो बोल दिया कि यही करेगा, जो निजामत कार्य करेगा, है ना। सर आप नोट से ही पढ़ाया करो। नहीं बेटा, ठीक है, नोट से नहीं पढ़ाऊंगा। जहां पर मुझको जरूरत लगेगी, क्योंकि समझाना ज्यादा है, लिखवाना कम है, तो वहां पर देखिए मैं नोट्स का यूज करूंगा। जहां पे समझाना ज्यादा है, जहां पर जितना समझाना है उतना लिखवाना है, तो वहां पर मैं नोट्स का यूज नहीं करूंगा। लेकिन ये बात सब लोग सुन लें। हाँ, इससे इतना फायदा हो जाता है कि आपने पूरा समझ लिया, पूरी स्टोरी समझ ली, फिर आपका देखो समय बचा, आपका भी बचा, मेरा भी समय बचा, दोनों का बचा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिखते लिखते समझाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चे, हर एक चैप्टर को हर एक अलग अलग तरह की टेक्निक से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो केवल मैं इसी को पढ़ाऊंगा, देखिए आगे नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग। या फिर जहां पर भी मुझको जरूरत लगेगी वहां पर केवल। हाँ, मीर जाफर बेटा बहुत बड़ा धोखेबाज था। चलो ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई, क्लियर है। तो निजामत का कार्य जो है वो बंगाल का नवाब ही करेगा, निजामत का कार्य। अब यहीं से बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ, और मैंने बताया था ये द्वैत शासन कहां से कहां तक चला, 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक। ठीक है ना बच्चे, 1765 से 1772 ईस्वी तक ये बंगाल में द्वैत शासन चला। जी, ठीक है, क्लियर है। भारत में अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नौकरी करते थे, उनको निजी व्यापार करने की छूट थी। मैंने बताया ऐसा सरकारी मास्टर, देखिए जो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाता है और वो अपना निजी व्यापार भी करता है। तो जो अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो नौकरी करते थे, लेकिन अब उनको अपने निजी व्यापार करने की भी स्वतंत्रता थी, वो निजी व्यापार भी कर सकते थे, उनको निजी व्यापार करने की भी छूट थी। देखिए उनके लिए कंपनी के जो हित थे वो सेकेंडरी थे, और उनका जो मुख्य ध्यान होता था वो अपने व्यापार पर होता था। देखिए इसके कारण क्या हुआ, भ्रष्टाचार, रिश्वत बढ़ी, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति भी हुई। ठीक है, अब संवैधानिक विकास मैंने बताया, कंपनी के शासन के अंतर्गत आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पूरा पढ़ लिया, बस उसे समझना है, मतलब समझ लिया, पढ़ लिया, बस देखना है। फिर 1781 का संशोधन हुआ उसमें, फिर 1784 का पिट्सकैंड एक्ट, 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम, इतना हमने पढ़ लिया 1786 तक। फिर 1793 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का और 1853 का चार्टर एक्ट। फिर यहाँ से क्राउन का शासन, क्राउन के शासन के अंतर्गत हमको 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का, 1892 का परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये हमें पढ़ने हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा, अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लाए जाने के कारण क्या थे, मुझे बताओ। इस एक्ट को लाए जाने के कारण क्या थे, तो कारण थे बच्चे कंपनी की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, कंपनी की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, ठीक है ना। और दूसरा कारण क्या था, कि ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि अमेरिकी क्रांति से सबक लेते हुए, इसके लिए अंग्रेजी सरकार एक उचित अवसर के तलाश में थी। ठीक है, कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, इसको समझना है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा। कंपनी ने
बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा, मैंने बताया था। और ऑलरेडी बेटा कंपनी पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का 60 लाख पाउंड का कर्जा पहले से ही था। 4 लाख पाउंड जो एज अ रॉयल्टी, याद आ रहा है ना सब कुछ, 4 लाख पाउंड एज अ रॉयल्टी 1767 से जो ब्रिटिश सरकार को देने होते थे, उससे इसने छूट मांगी। देखिए छूट है बच्चे, टूट नहीं है, उससे छूट मांगी, उससे छूट मांगी, ठीक है, जो देने होते थे उससे छूट मांगी। और कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को निजी व्यापार करने की स्वतंत्रता थी। तो इन सभी कारणों के सम्मिलित प्रभाव से बेटा कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। ठीक है, कंपनी में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भी थी बच्चे। 1770 में भीषण अकाल पड़ा, इससे भी कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। हैदर के सफल अभियानों से भी कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, जैसे आज नहीं होता बच्चे, आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो शेयर होल्डर्स को जो मिलने वाला डिविडेंड था, जो लाभ था, वो 6.5% से बढ़ाकर या 6% से बढ़ाकर लगभग 12.25% कर दिया। तो इससे भी कंपनी को लगातार लॉस हुए। ठीक है, तो अब भैया ब्रिटिश सरकार ने कहा कंपनी से कि जा सिमरन तू जी ले अपनी जिंदगी, तुम 10 लाख पाउंड का कर्जा मांग रहे हो, ठीक है, हम तुम्हें 14 लाख का कर्जा देंगे। भाई कंपनी कितना मांग रही थी? 10 लाख पाउंड बैंक ऑफ इंग्लैंड से। सरकार कहती है कि हम तुम पर, देखिए, एक और एहसान करते हैं, 4 लाख फालतू देते हैं हम तुम्हें, लेकिन ये देंगे हम तुम्हें 4% वार्षिक ब्याज की दर पर। और दूसरा, हम तुम्हें तुम्हारी कार्रवाइयों को नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट लेकर आ रहे हैं जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब इस एक्ट के प्रावधान क्या है? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक संस्था बनी। ठीक है, एक्चुअली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संस्था पहले से ही थी, ठीक है, जो भारत में कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों को नियुक्त करती थी। पूरा भारत का व्यापार प्रशासन यही ऊपर बैठकर संभालती थी। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में पहले सदस्यों की संख्या 18 हुआ करती थी। देखिए, इस एक्ट से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 24 कर दी बच्चे, 18 से बढ़ाकर 24 कर दी। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मैंने बताया था कि 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। देखिए, इस वजह से एक सदस्य का कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष का होगा मेरे प्यारे बच्चे। 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। भारत में गवर्नर जनरल, उसकी परिषद की नियुक्ति यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा। कंपनी के अधीन जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, सीओडी। ठीक है, इसके बाद बंगाल में एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद का गठन किया गया। बंगाल में एक गवर्नर जनरल, उसकी परिषद का गठन किया गया बच्चे। बंगाल का गवर्नर इस एक्ट से, ठीक है, अब क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। मैंने बताया था, ठीक, कल तक जो बंगाल का गवर्नर था बच्चे, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? क्लाइव। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होने थे? 4 सदस्य। और इन सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होना था? 5 वर्षों का। पहले 4 सदस्य कौन कौन से थे? फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन और बोरवेल, उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना था। निर्णय बहुमत के आधार पर। कोरम कितने था? 3 लोगों का था। कोरम का मतलब होता है इतने लोगों की संख्या, न्यूनतम इतने लोगों की संख्या जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सके, उसको कोरम कहा जाता है। मतलब न्यूनतम इतने सदस्य उपस्थित होने चाहिए कि जिनके उपस्थित होने से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ सके, सदन की कार्यवाही आगे चल सके, उसको कोरम कहते हैं। जैसे संसद में भी कोरम होता है बच्चे, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, पीठासीन अधिकारी समेत 1/10 सदस्यों का होता है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते होंगे, कभी पढ़े होंगे, तो किसी दिन बारिश पड़ गई है ना, और क्लास में 100 स्टूडेंट थे और आए केवल 3 या 4, तो टीचर क्या कह देते थे? चलो आज छुट्टी। क्यों? क्योंकि कोरम नहीं है, न्यूनतम इतने स्टूडेंट नहीं है जिसके कारण कि क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसलिए बेटा कोरम जो है वह 3 सदस्यों का था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल इस एक्ट के माध्यम से वॉरेन हेस्टिंग बना बच्चे। ठीक है, उसकी काउंसिल में फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन बोरवेल 4 सदस्य थे बच्चे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, उसकी काउंसिल में 4 सदस्य थे। इसके अलावा इनकी नियुक्ति, ये जो चारों सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की जाएगी। और इनको पद से हटाया जो जाएगा बच्चे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा हटाया जाएगा। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर सरकार के द्वारा, बस निर्णय बहुमत के द्वारा होगा। ठीक है ना, मत बराबर होने की स्थिति में ही, ठीक है ना, जो गवर्नर जनरल है वोट, गवर्नर जनरल सामान्य परिस्थिति में वोट नहीं देगा, गवर्नर जनरल केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही वोट देगा बेचारा। ठीक है ना, और गढ़पूर्ति मैंने आपको बता दिया, कोरम कितने सदस्यों का था? गढ़पूर्ति 3 सदस्यों की होगी। द कोरम विल बी 3 मेंबर्स। गढ़पूर्ति 3 सदस्यों की होगी। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से बेटा क्या हुआ?
कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश लेमेस्टर चैम्बर्स व हाइट थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश कौन थे? लेमेस्टर चैम्बर्स और हाइट थे। ठीक है, इसी एक्ट के माध्यम से मद्रास और बंबई को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया युद्ध एवं शांति के मामले पर। युद्ध एवं शांति के मसले पर, युद्ध एवं शांति के मामले पर मद्रास और बंबई को बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। कुल मिलाकर ठीक है, ये इस एक्ट के प्रावधान है। इसके अलावा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी का निजी व्यापार रोक दिया, भेंट उपहार सब रोक दिया, उनका वेतन बढ़ा दिया गया। ठीक है, बताओ। ठीक है, मोटे मोटे बेटा जितने भी पॉइंट्स थे सारी आपकी उंगलियों पर। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी, मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, अन्य न्यायाधीश लेमेस्टर चैम्बर्स और हाइड। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य शामिल किए गए। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, उसकी काउंसिल के 4 सदस्य क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल। ठीक है ना, ठीक है, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल उसकी 4 सदस्य। इनका कार्यकाल 5 साल का होना था। कार्यकाल 5 साल का। गढ़पूर्ति 3 सदस्यों की थी। गवर्नर जनरल केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही वोट कर सकता था, सामान्य स्थिति में वोट नहीं कर सकता था। उधर इसको पूरा इंडिया में पूरे प्रशासन को मैनेज कर रहा है इंग्लैंड में रहने वाली एक संस्था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 18 से बढ़ाकर 24 कर दी गई। 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। एक सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। हो गया। देखिए, अब 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम बताओ क्यों लाया गया? जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित की गई है उसके अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित किया जा सके। बात समझ में आ रही है? तो इस अधिनियम के माध्यम से बेटा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित किया गया, जो कि इससे पहले नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट के सभी डिसीजंस को कलकत्ता के सभी निवासियों पर लागू कर दिया गया। अब कंपनी के अधिकारी कर्मचारी अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है, व्यक्तिगत कार्यों के लिए ही केवल सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। प्रशासनिक कार्यों के लिए वे सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है। पहले व्यक्तिगत और प्रशासनिक दोनों कार्यों के लिए थे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद ने बच्चे, ठीक है, कोई भी कानून अगर बनाया है, ठीक है, तो स्पेशली भारतीयों के धार्मिक रीति रिवाज और संस्कृति का ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद द्वारा कानूनों को रिव्यू करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, पहले भेजा जाता था। गवर्नर जनरल उसकी परिषद ने कोई भी कानून बनाया तो वह सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तभी वो कानून लागू होगा। लेकिन अब मना कर दिया कि गवर्नर जनरल उसकी परिषद के द्वारा बने हुए कानून को अब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। और अगर इसमें बोला गया बच्चे कि अगर 5000 पाउंड से अधिक का मामला है, ठीक है, तो जो अपील है वो आप ब्रिटिश क्राउन के पास कर सकते हैं। अपील जो है आप ब्रिटिश क्राउन के पास कर सकते हैं। बस इसमें ये था। ठीक है, ये वाला पॉइंट था कि भाई प्रांतीय न्यायालयों से अपील आप गवर्नर जनरल के पास कर सकते हैं। जो प्रांतीय न्यायालय है, प्रांतीय न्यायालयों से आप अपील गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास कर सकते हैं। कोई भी मामला है आपका, कोई भी केस फंस गया, कोई भी मामला आपका फंस गया, तो आप प्रांतीय न्यायालयों से आप गवर्नर जनरल के पास कर दो। एक गवर्नर जनरल की परिषद, और गवर्नर जनरल की परिषद के पास भी अगर नहीं करना चाहते और आपका मामला 5000 पाउंड से ज्यादा का है, तो आप बच्चे ऐसी अपील सम्राट और सम्राट की जो प्रिवी काउंसिल होती है उसके अधीन कर सकते हैं। अब 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, जब ये एक्ट बना था बच्चे, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विलियम पिट था। इसलिए इस एक्ट को, ठीक है, पिट द यंग, सॉरी, इसलिए विलियम पिट को पिट द यंगर भी कहा जाता है। मतलब देखो सुनो, जब ये एक्ट बना तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था विलियम पिट। देखिए, ये एक्ट बड़ा दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प परिस्थितियों में एक्ट बना है ये हमको ध्यान रखना है। बड़ी दिलचस्प परिस्थितियों में एक्ट बना है। तो जब ये एक्ट बना था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विलियम पिट था, और विलियम पिट को पिट द यंगर के नाम से, विलियम पिट को पिट द यंगर के नाम से भी जाना जाता है। विलियम पिट को पिट द यंगर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि युवा था, जवान था, ज्यादा बूढ़ा नहीं था, इसलिए इसको पिट द यंगर कहा जाता है। अब हुआ क्या, ठीक, मैंने बताया फिर से कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का उधार मांगा, और जब फिर से उधार मांगा, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों शॉक, कंपनी रॉक, वो वाला हाल हो गया कि मतलब इतनी सारी चीजें की गई कि भाई कंपनी को जो लॉसेस हो रहे हैं उनको रोका जा सके। लेकिन भाई साहब लिटरली कंपनी के लॉसेस अभी भी नहीं रुके। मतलब इतनी सारी चीज की गई कि भाई कैसे भी कंपनी के लॉसेस रुके, लेकिन भाई साहब कंपनी नहीं, कंपनी कंपनी है, कंपनी के लॉस रुके ही नहीं। कंपनी अपने लॉसेस को रुकवाने के लिए तैयार ही नहीं कंपनी का। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 2 समितियां बनी थी। एक समिति बनी थी सीक्रेट कमेटी, गुप्त समिति, दूसरी समिति बनी थी सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 2 समितियां, एक सीक्रेट और एक सेलेक्ट कमेटी। तो अब ये जो दोनों समितियां थी, इसमें जो सीक्रेट कमेटी थी इसका अध्यक्ष था डंडास, सीक्रेट कमेटी। और सीक्रेट कमेटी को
देखिए ये ध्यान रखना था, इस बात की जांच करनी थी सीक्रेट कमेटी को कि जो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ है इसका वास्तविक कारण क्या है, गलती किसकी, अंग्रेजों की या मराठाओं की। दूसरी थी आपकी सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी एक्चुअली जो कलकत्ता स्थित सुप्रीम कोर्ट और जो कलकत्ता में जो कलकत्ता में गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के आपसी संबंधों की जांच करने के लिए सेलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, प्रवर समिति। प्रवर समिति का काम ये था कि वे, ठीक है, उन दोनों के मध्य के संबंधों की जांच करे कि भाई दोनों के संबंध अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, बढ़िया है, तो इसके लिए वो सेलेक्ट कमेटी बनी थी, ठीक है ना। और जो सीक्रेट कमेटी थी, सीक्रेट कमेटी का काम क्या था, बोलो सीक्रेट कमेटी का काम क्या था। तो सीक्रेट कमेटी का जो काम था, जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चे, सीक्रेट कमेटी का काम, ठीक है, कि वो मराठा युद्ध के कारणों की जांच करने के लिए बनी थी, जिसका अध्यक्ष डंडास था। प्रवर समिति का अध्यक्ष आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। कंपनी को लॉसेस हुए, कंपनी ने फिर से उधार मांगा, तो डंडास से पूछा, क्योंकि कंपनी ने इस बार बहाना क्या लगाया कि भाई मराठा युद्धों से हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है, तो पूछा किससे जाएगा, जो मराठा युद्ध के कारणों की जांच कर रही है, उसका अध्यक्ष कौन है, डंडास। तो डंडास से सरकार ने पूछा कि भाई ये 10 लाख पाउंड मांग रही है, फिर से इसको दे दें। डंडास कहता है दे दो, और डंडास एक बिल बनाता है, लेकिन वो बिल पारित नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिर उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो है फॉक्स, ठीक है। और फॉक्स और नॉर्थ, नॉर्थ वही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, नॉर्थ। तो फॉक्स और नॉर्थ दोनों की मिलीजुली सरकार है, ठीक है, दोनों की मिलीजुली, जैसे होता है ना गठबंधन वाली सरकार, ऐसी फॉक्स और नॉर्थ की मिलीजुली सरकार है। तो फॉक्स अब एक बिल प्रस्तुत करता है, फॉक्स बिल प्रस्तुत करता है कि कंपनी पर हम और कैसे ज्यादा नियंत्रण स्थापित कर सकें। और इस बिल को जो फॉक्स ने प्रस्तुत किया, इस बिल को बनाया था एक्चुअली फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्क ने। ये बात ध्यान रखना, ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, पॉलिटी में। तो इस बिल को बनाने का काम किया था फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्क ने, इस बिल को बनाया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस बिल को बनाने का काम किसने किया था, फिलिप फ्रांसिस और एडमंड बर्क ने इस बिल को बनाया था। मेरी बात आप समझ रहा। अब ये बिल जो है, ये बिल वहां के निम्न सदन, जैसे हमारा लोकसभा है, ऐसे वहां का निम्न सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। ये बिल वहां के निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पारित हो गया, और जैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बाद वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचा, उच्च सदन में गिर गया। और ये पहला ऐसा अवसर था भाई साहब, पहला और अंतिम, मैं दोनों चीज कहना चाहूंगा, ये पहला और अंतिम ऐसा मौका था मेरे प्यारे बच्चे कि जब किसी भारतीय मसले पर इंग्लैंड की सरकार गिर गई हो। पहला और अंतिम ऐसा मौका, लिटरली, कि मामला भारतीय है और सरकार इंग्लैंड की गिर गई हो, कि किसी भारतीय मसले पर इंग्लैंड की सरकार गिरी हो, ये पहला और अंतिम ऐसा अवसर था। एक विलियम पिट को पिट द यंगर भी कहा जाता है, ये बात मैंने आपको बता दी। फिर इसके बाद अगला प्रधानमंत्री पिट बना। पिट बेटा स्मार्ट था, ठीक है, पिट स्मार्ट था बहुत। पिट ने सेम वही बिल बनाया, ठीक है, जैसा फॉक्स ने बनाया था, सेम वही। लेकिन पिट ने क्या किया कि पहले से ही कंपनी की स्वीकृति ले दी, जो कंपनी के, ठीक है ना, नुमाइंदे थे जो वहां पर उच्च सदन में बैठे हुए थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, पहले से ही उनकी अनुमति ले ली, और इसलिए ये दोनों सदनों से पारित हो गया और पिट की सरकार को कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी आसानी से पारित हो गया। देखिए फॉक्स आरोप लगाता है विलियम पिट पर कि इसका बिल वैसा ही है जैसा मेरा था, इसने कोई चेंज नहीं किया, और वास्तव में बस इतना चेंज किया कि वो जो फॉक्स का बिल था उसमें बोला गया था कि कंपनी की सैन्य, असैन्य व राजनीतिक शक्ति को एक 7 आयुक्तों की बोर्ड को सौंप दो। और जबकि विलियम पिट ने अपने इस बिल में, ठीक, 7 नहीं बल्कि 6 कमिश्नर्स को सौंपे जाने की बात कही, मतलब टोटल एक 6 सदस्य की एक समिति बनाई जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इस तरह से भारत में जो कंपनी के अधिकार थे उनको 2 भागों में बांट दिया। भारत में कंपनी के अधिकार को 2 भागों में बांट दिया। जितने भी कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य हैं वो करेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की देखरेख में होंगे। और जितनी भी कंपनी के सैन्य, असैन्य और राजनीतिक मामले हैं वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के देखने में होंगे। यहां से कहा जाता है कि कंपनी पर द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72 तक चला, मतलब इलाहाबाद की संधि से लेके और 1772 चला। लेकिन कंपनी पर जो द्वैध शासन स्थापित हुआ है बच्चे, वह 1784 में स्थापित हुआ है, और वह 1784 से लेकर सन 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चला है, ठीक है, 1858 के भारत शासन अधिनियम तक चला है। आइए पृष्ठभूमि, मराठा युद्धों से कंपनी को पुनः आर्थिक क्षति हुई। मराठा युद्धों से कंपनी को फिर से भारी नुकसान हुआ। सरकार के द्वारा कंपनी पर अब और अधिक नियंत्रण स्थापित करने की बात कही गई,
क्योंकि युद्धों से कंपनी को लगातार लॉसेस हो रहे थे। ठीक है ना बच्चे, कुल मिलाकर ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही लाया गया था। कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु दो समितियां थी, एक सेलेक्ट कमेटी और एक सीक्रेट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल उसके परिषद के आपसी संबंधों की बात करती थी, और गुप्त समिति मराठा युद्धों के कारणों की जांच के लिए बनी थी, जिसका अध्यक्ष डंडास था बच्चे। ठीक है ना। अब पिट इंडिया एक्ट से पहले बच्चे दो विधेयक और लाए गए, एक डंडास का और फॉक्स का। ये दोनों गिर गए, आप इतना डिटेल में मत पढ़ो, ये दोनों गिर गए। डंडास का भी गिर गया और बच्चे पिट्स का भी गिर गया। डंडास का विधेयक, डंडास गुप्त समिति का अध्यक्ष था, यह कंपनी पर पूर्णतः केंद्रीय नियंत्रण स्थापित करने की बात कह रहा था, और इसने कंपनी को पुनः उधार देने की मांग का समर्थन किया बच्चे। फॉक्स का विधेयक, इसको एक्चुअली एडमंड बर्क और फिलिप फ्रांसिस ने तैयार किया था। इसने कहा कि कंपनी की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को 7 कमिश्नर्स के एक बोर्ड को सौंप देना जाना चाहिए। ठीक है ना। और कंपनी की व्यापारिक शक्ति, ठीक है, उसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास रहनी चाहिए जिसमें 24 सदस्य हैं। लेकिन ये विधेयक जो है बच्चे, ये हाउस ऑफ कॉमन्स वहां के निम्न सदन में तो पारित हो गया, लेकिन वहां के उच्च सदन में गिर गया। और पहला व अंतिम ऐसा अवसर था जब किसी भारतीय विषय पर ब्रिटेन की सरकार गिरी हो। मैंने क्या बोला, ये प्रथम और अंतिम ऐसा अवसर था जब किसी भारतीय विषय पर ब्रिटेन की सरकार गिरी हो। इसके बाद विलियम पिट अगला प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है। विलियम पिट ने इस एक्ट को संसद में रखने से पहले ही कंपनी के विश्वास को जीत लिया था। ठीक है। इस बिल में एक नई संस्था बनाने की बात कही गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में टोटल 6 सदस्य होंगे। इसका जो अध्यक्ष होगा वो राज्य सचिव होगा, एक इसमें चांसलर ऑफ चेकर एक्सचेकर होगा, और 4 इसमें, ठीक है, प्रिवी काउंसिल के सदस्य होंगे। ठीक है। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये कंपनी के सैन्य, असैन्य और राजनीतिक मामलों की देखरेख करने वाली संस्था है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य सचिव करेगा, राज्य सचिव अध्यक्ष है, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य हैं। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कंपनी की सभी राजनीतिक व सैन्य शक्तियां, ठीक है, इसी को सौंप दी गई, इसी के हाथों में होंगी। और जितनी भी बेटा व्यापारियों को नियुक्ति संबंधित कार्य हैं, जो व्यापारी को नियुक्ति संबंधी कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ही थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही करेगी। इस तरह से कंपनी पर बेटा दोहरा नियंत्रण स्थापित हो गया। और ये कब से कब तक चला, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कंपनी पर ये जो दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ, ये 1784 से 1858 तक चलेगा। ठीक है। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके सदस्य, मतलब जो टोटल 6 सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इनका वेतन अभी से देना नहीं स्टार्ट हुआ। इनका जो वेतन दिया गया वह 1793 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया, इनका वेतन। ठीक है जी। अब बंगाल में जो गवर्नर जनरल है, मैंने बताया था, बंगाल के गवर्नर जनरल की सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, लेकिन निर्णय अभी भी बहुमत के आधार पर होने थे, और गवर्नर जनरल केवल अभी भी बेटा निर्णायक ही मत दे सकता था और कुछ नहीं। कुल मिलाकर ये सारी चीजें हैं। ठीक है। आगे हम बात करेंगे 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम क्यों लाया गया मेरे प्यारे बच्चे, कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए। ठीक है। 1786 का संशोधनात्मक अधिनियम, मैं बार बार बोलूंगा कि ये क्यों लाया गया, ये कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया। पूछ रहा है मुझसे भाई क्यों लाया गया, कोई भी मुझसे पूछेगा मैं कहूंगा कि भाई ये कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया। कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए लाया गया। ठीक है, ये पूछा गया है, कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए बच्ची एक्ट लाया गया था। ठीक है ना। ठीक है। वास्तव में अभी भी कंपनी की स्थिति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। गवर्नर जनरल उसकी परिषद के सदस्यों के मध्य में मतभेद थे। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भारत लाया जाना था। अब कॉर्नवालिस ने भी साफ कह दिया कि भैया विशेष अवस्था में मैं अपनी परिषद के निर्णय के रद्द कर सकता हूं। इसको वीटो कहा गया कि मैं चाहूं तो मैं अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता हूं, मुझे अधिकार मिलना चाहिए। मैं बंगाल का गवर्नर जनरल तो बनूंगा, इसके साथ साथ मैं मुख्य सेनापति का पद भी संभालूंगा। ठीक है। मैं इसके साथ साथ
मुख्य सेनापति का पद भी संभालूंगा। अब आ जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी तक ये अधिनियम थे। मेरे प्यारे बच्चे, सारी बातें अच्छे से समझ में आई? सर चाय नहीं पी? अंबुल जी कह रहे हैं आप लोग बेटा पढ़ने पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना? आपका ध्यान किस पर होना चाहिए? आपका ध्यान पढ़ने पर होना चाहिए। अब आप ये सोच के चलिए कि अगर मैं लिखवाता तो एक एक्ट भी हम पूरा नहीं कर पाते आज। लेकिन ये तो समझाना ज्यादा चाहिए, मेरा मानना ये है कि हमें समझना ज्यादा चाहिए। और कसम से मजा आ गया। ठीक है। चलिए, ये टफ होता है लेकिन तुम्हें समझ में आया ना? तुम्हें लगा टफ है? बताओ। आप लोगों के लिए थोड़ी ना टफ है यार ये। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग बच्चे, बहुत शानदार। आज की क्लास को देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि इतिहास पढ़ रहे हैं, राजनीति विज्ञान। सर आपको इतना कैसे याद रहता है? ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार। मिलते हैं रात को 8 बजे, है ना भाई?